स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज मैं नारायण सर आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट। चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट पर। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में न दूसरे से भेजा गया है। एक ऐसा ईमेल जो हमें लगता है कि हमारा मेल में आया है लेकिन एक्चुअल वास्तविकता में यदि देखा जाए तो वह नहीं भेजा जाता है। इसे क्या कहते हैं? जैसे चार ऑप्शन रखे हुए आपके सामने, फिशिंग, स्पैमिंग, स्नीकिंग। क्लियर है? तो इसका आंसर दीजिए आप। इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? स्पफिंग। अब स्पफिंग होता क्या है? स्पफिंग होता क्या है? तो ईमेल स्पफिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग क्या है? एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग स्पैम और फिशिंग हमलों में उपयोगकर्ता को यह सोचने के लिए किया जाता है कि कोई संदेश किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था से आया है। यानी बहुत साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि जो यूज़र है या उपयोगकर्ता है उसके लिए एक संदेश कि संस्था ने संदेश भेजा है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक फेक कॉल आता है, बिल्कुल सेम टेक्निक कंप्यूटर में ये है। क्लियर हुआ? स्पूकिंग कई प्रकार की हो सकती है, मैनी टाइप ऑफ स्पूकिंग, जैसे ईमेल स्पूफिंग, एड्रेस रिजोल्यूशन। एड्रेस रिजोल्यूशन की हम बात करते हैं कि एड्रेस रिजोल्यूशन भी कई बार आता है। क्या होता है एड्रेस रिजोल्यूशन? तो एड्रेस जो आपका है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे नेट पर क्या रहता है, आईपी एड्रेस रहता है जो उस पर्टिकुलर यूज़र का क्या कहलाता है, एड्रेस कहलाता है। क्लियर है? उसमें भी कई बार रिजोल्यूशन चेंज कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एड्रेस रेजोल्यूशंस कहा जाता है। प्रोटोकॉल, लास्ट क्लास में मैंने कुछ प्रोटोकॉल का जिक्र किया था, जैसे मैंने बताया था प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल एक ऐसा चैनल हम कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ की एक्सेसिंग कर रहे होते हैं। एक्सेसिंग का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम साधारण शब्दों में कहें कि किसी व्यक्ति को कहीं लेटर पोस्ट करना है, तो लेटर पोस्ट करने के लिए एक एड्रेस का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए मीडिएटर क्या रहता है? पोस्टमैन रहता है। तो सेम इज थॉट प्रोटोकॉल, सेम क्या कहलाएगा? आपका प्रोटोकॉल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि प्रोटोकॉल एक ऐसा मीडिएटर है जिसके माध्यम से हम उस एड्रेस तक क्या करते हैं? पहुंच बनाते हैं। जैसे आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो एक प्रोटोकॉल हमेशा आपने देखा होगा, HTTP। इस प्रकार से आपको क्या मिलता है? ये प्रोटोकॉल मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि ये किसी लिंक को आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके आगे हम क्या लिख देते हैं? जनरली इसके आगे हम ऐसे लिख देते हैं www.google.com, ऐसा लिख देते हैं ना। तो ये जो प्रोटोकॉल है HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या कर रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब पर इस सर्वर को लिंक कर रहा है जो कि कमर्शियल एरिया का सर्वर है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर वही चीज़ क्या कहला रही है? आपकी प्रोटोकॉल कहलाती है। क्लियर है? फिर जैसा हमने देखा स्पूफिंग। स्पूफिंग हम पहले भी बता चुके हैं कि स्पूफिंग क्या है? एक प्रकार की टेक्निक है जिस टेक्निक के माध्यम से क्या किया जाता है? किसी इंस्टीट्यूशन या किसी संस्था के माध्यम को बनाते हुए यूज़र तक क्या किया जा रहा है? एक मेल भेजा जा रहा है जो कि वास्तव में उस संस्था के द्वारा नहीं भेजा गया है। क्लियर है? फिर क्या है आपका? मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक और कॉलर आईडी। कॉलर आईडी भी क्या रहती है? एक प्रकार की स्पूफिंग की ही टेक्निक है। कॉलर आईडी, जैसे हम कई बार कॉल लगाते हैं, हमारा कॉल कहीं अदर कनेक्ट हो जाता है, ये कनेक्ट कर दिया जाता है, वास्तव में वो जो यूज़र है वो
एक्चुअल यूज़र नहीं है, लेकिन फिर भी कॉल वहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार हमारे इसका जवाब क्या हुआ कि एक मेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में उसके द्वारा नहीं भेजा गया है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा स्पूफिंग कहा जाएगा। ठीक है, स्पूफिंग के कई प्रकार होते हैं, जैसे हमने यहाँ स्पूफिंग के प्रकार देखे हैं। ईमेल स्पूफिंग है, एड्रेस रिजोल्यूशन है, प्रोटोकॉल है, स्पूफिंग है, मैन इन द मिडिल अटैक है और कॉलर आईडी। ये सभी क्या है? स्पूफिंग के ही प्रकार या टाइप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ब्लोफिश एक प्रकार का है। ब्लोफिश क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो ब्लोफिश क्या है? व्हाट इज अ ब्लोफिश? 4 आंसर आपके सामने हैं। सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम और असीमित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। क्या है ब्लोफिश? तो हम देख रहे हैं कि ब्लोफिश क्या है? सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। ब्लोफिश क्या है? सममित एल्गोरिथम है, आपके सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ष 1993 में ब्रूस शेयर द्वारा, कितने में? वर्ष 1993 में क्या किया था? ब्रूस शेयर्स द्वारा ब्लोफिश को बनाया गया था। यह सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। थोड़ा सा एल्गोरिथम पर भी हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में एल्गोरिथम होती क्या है। तो एल्गोरिथम क्या है? एक प्रकार से किसी प्रोग्राम को या किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति विशेष या ह्यूमन थॉट के अनुसार बनाया गया एक शेड्यूल है। क्या है? सिर्फ एक शेड्यूल है। एल्गोरिथम कोई खास चीज़ नहीं होती है। एल्गोरिथम है ह्यूमन अपने कार्य को करने के लिए एक अपने ही शब्दों में, जिससे कि वह पूरी प्रोग्राम को समझ सके, अपने शब्दों में उसे डिज़ाइन करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे यदि हम बात करें कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, सपोज़ कीजिए कि हमें इस प्रकार का प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसमें E+B+C=D हो। आंसर हमें क्या चाहिए कि जब 3 अंकों को जोड़ा जाए तो हमारे पास ये चौथा अंक मिल जाए। ये हमारे क्या है? एक प्रोग्राम में करना। अब इसे एल्गोरिथम किस प्रकार बनाया जाए? तो एल्गोरिथम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नॉर्मल कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। सपोज़ हमें क्या देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब एल्गोरिथम क्या होगी? सपोज़ करें हमें 4 वेरिएबल चाहिए, तो हम यहाँ पर कर देंगे, हमारे पास जो वेरिएबल्स है हमने कर दिए 4 प्रकार के हमारे पास वेरिएबल्स है। A वेरिएबल्स है, V है, C वेरिएबल्स है और D वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स हमने ले लिए यहाँ पर। अब इन वेरिएबल्स में क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स में सब में हमें प्लस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमारी सेकंड स्टेप रहेगी। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में A+B+C क्या कर दिया? या इन्हें साइन के अपेक्षा हम किसी शब्दावली में भी रख सकते हैं। A ऐड B ऐड C भी कर सकते हैं। एल्गोरिथम बना रहे हैं हम, तो एल्गोरिथम बिल्कुल साधारण शब्दों में व्यक्ति विशेष के द्वारा क्रिएट किया गया एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कर दिया और यहाँ पर जो नेक्स्ट वेरिएबल रहेगा =2 वाला, तो हमने उसे क्या बनाया है? D बनाया है। यानी इस D में क्या आ रहा है? आपका रिजल्ट आ रहा है। क्या आ जाएगा? D के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि इसको कहा जाए कि स्टेप 1 2 3, ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज अ एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम को ध्यान में रखते हुए जो प्रोग्रामर रहता है, वो प्रोग्रामर क्या करता है? वह प्रोग्रामर इसकी प्रोग्रामिंग कर देता है। क्लियर हुआ? तो प्रोग्रामिंग से पहले का जो रॉ मटेरियल है, हम उसे कह सकते हैं कि वो एल्गोरिथम ही है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम देखते हैं। संवेदनशील डेटा और सममित एन्क्रिप्शन कुंजी का उपयोग एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के भीतर। संवेदनशील डेटा, ये देखिए पूरा संवेदनशील डेटा है। संवेदनशील डेटा को सिफर टेक्स्ट यानी सिफर टेक्स्ट क्या कहलाता है? ये जो हम स्टेप दे रहे हैं ये क्या कहलाती है? हमारी सिफर टेक्स्ट कहलाती है। क्लियर हुआ? ब्लोफिश एक चर लंबाई संबित और 64 बिट ब्लॉक सिफर होता है। इसमें खास चीज़ क्या है? 64 बिट
ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि जो ब्लोफिस रहेगा वो कैसा रहेगा, 64 बिट वाला रहेगा। चर लंबाई ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है, वेरिएबल्स हमने लिए हैं, तो ओबियसली ये वेरिएबल्स कैसे हो रहा है, हमारे चर हो रहा है। दो प्रकार के वेरिएबल हमेशा पाए जाते हैं, चर और अचर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये सारे वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं वो कैसे हैं, चर हैं। क्लियर हुआ? क्या था क्वेश्चन, ब्लोफिस एक प्रकार का क्या है, स्पष्ट है, सममित एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है, जिसको किसने बनाया था, 1993 में ब्रूस शेयर द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था या बनाया गया था। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग को पूर्ण करने से पहले, प्रोग्रामिंग को पूर्ण करने से पहले क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्टेप बनाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम बनाया जाता है, जो यूज़र फ्रेंडली होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, क्या करती है, इंटरनेट की ऐसी सेवा जो ऑडियो और वीडियो दोनों को क्या कर रही है, हमारे प्रदान कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैट। इन चार में से कौन सा सही है, तो हम देख रहे हैं कि चैट, क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि चैट में क्या होता है, हम डायरेक्टली टाइप कर रहे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, जिसमें क्या है, ना तो ऑडियो है ना ही वीडियो है, क्या है, सिर्फ डिजिटल टेक्स्ट जा रहे हैं, वो चैट कहलाती है। ईमेल क्या है, ईमेल में भी हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक अ लेटर टेक्स्ट, जब हमें किसी को कोई जानकारी भेजना है एज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल, तो हम उसे क्या कहते हैं, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। थर्ड क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। थर्ड क्या है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है आपका, कई लोग बैठे हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप वार्तालाप भी कर रहे हैं, ऑडियो भी आपका जा रहा है प्लस वीडियो भी जा रहा है, दोनों चीज़ या दोनों फॉर्मेट आपके क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसे हमने क्या कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपका ये आंसर सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका थर्ड आंसर सही है। इंटरनेट की उस सेवा को ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, क्या कहलाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। व्याख्या देख ले थोड़ी सी, इंटरनेट की वह सेवा जो हमें ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। भारत के विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपने 4 सार्वजनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्रों की स्थापना की है। किसने की है, भारत के विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, इंडिया लेवल पर हम देख रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं कि भारत में विदेश संचार के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 4 स्थान किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो 4 स्थान, तो हम देख रहे हैं कि वो 4 स्थान हमारे पास क्या है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर क्या किया गया है, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा सार्वजनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्र बनाए गए हैं। कहां पर, भारत के अंतर्गत ये केंद्र बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर है हमारे लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथरनेट उदाहरण है। ईथरनेट उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ ईथरनेट। बात कर लेते हैं ईथरनेट क्या है। तो हमने देखा है कि जब हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम पर कनेक्ट करते जाते हैं तो विदाउट कोई कार्ड, या हम कहें कि हमें 2 सिस्टम को या 2 कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना है। ये आपके जो सिस्टम है, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी, यदि इन 2 सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए एनी मीडियम ज़रूरी है, कोई ना कोई माध्यम हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। बिना हम किसी माध्यम के 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। भले ही हमारे पास केबल हो, सब कुछ है, लेकिन जब तक इन कंप्यूटर में क्या नहीं होगा, ईथरनेट कार्ड नहीं होगा, जिसे साधारण शब्दों में क्या कहा जाता है, लैन कार्ड भी कहा जाता है। कई बार यदि हम बात करें
क्या कहा जाता है, लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर वही है, क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है आपका, ईथरनेट का उदाहरण है। क्लियर हुआ दोस्तों? क्या है हमारा, जब भी हम बात ईथरनेट की कर रहे हैं तो बात किसकी आ रही है, लोकल एरिया नेटवर्क की बात आ रही है हमारे पास। किसकी आ रही है, लोकल एरिया नेटवर्क की बात आ रही है। और जब हम कार्ड की बात कर रहे हैं, ईथरनेट कार्ड, तो पहले जब सिस्टम या कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ था उस समय पर दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें केबल के साथ साथ किस चीज़ की आवश्यकता होती थी, हमें केबल के साथ साथ ईथरनेट कार्ड की आवश्यकता भी होती थी। यहाँ पर सिस्टम के अंदर एक कार्ड लगाया जाता था जिसे क्या कहा जाता था, ईथरनेट कार्ड या लैन कार्ड के नाम से उसे जाना जाता था। क्लियर है? तब जाके हम इन दो कंप्यूटर के बीच में या दो क्लाइंट के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते थे। क्लियर है? थोड़ी सी जानकारी और अपन लेते हैं नेट के बारे में। जिस प्रकार हमने देखा कि नेट लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है, जिसे साधारण शब्दों में हम जानते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ये सभी हम जानते हैं, हमने सुन रखा हो कई बार कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है या मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक छोटे से बिल्डिंग में या छोटे से ऑफिस में जितने भी सिस्टम है या जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सभी कंप्यूटर को आपस में डेटा ट्रांसफ़र के लिए, फाइल ट्रांसफ़र के लिए या सम रिसोर्सेज के ट्रांसफ़र के लिए हम क्या कर देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं विद द एनी सफिशेंट टोपोलॉजी, यानी कि एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा हम आपस में सभी कंप्यूटर को या सभी नोड को कनेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इसी प्रकार जब हम बात कर रहे हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क की, यानी कि थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। अब बात एक कॉलोनी की हो गई हमारी, अभी तक हम एक घर की बात कर रहे थे, ऑफिस की बात कर रहे थे, हो सकता है एक कॉलोनी हो, एक शहर हो, वो सारे सिस्टम कनेक्ट होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। इससे बड़े नेटवर्क पे चले जाएं, जहाँ पर हम बात करेंगे भाई एक शहर से दूसरे शहर के बारे में बात करेंगे या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बारे में बात करेंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क किसे कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ कि ईथरनेट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। देखिए अदर को हम डिस्कस कर लेते। वाइड एरिया नेटवर्क हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये हमने बता दिया। ईमेल क्या होता है, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने क्लियर किया था ईमेल क्या है। अकाउंट क्या है, तो अकाउंट जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर की जो भी हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति अपने, यानी कि यूज़र अपने लिए एक आईडी बनाता है। ठीक है, उस आईडी को जनरली हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। जैसे फेसबुक हमने आईडी बना ली तो हम उसे क्या कहते हैं, फेसबुक पर एक अकाउंट बना लिया, ट्विटर पर बना लिया या गूगल पर बना लिया, ये सभी क्या है, ये सभी एक अकाउंट ही कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पीएससी में आते भी हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन बहुत ध्यान से सुनना है हमें। सबसे पहला कथन दे रखा है, सेल अकाउंट में कंप्यूटर इंटरनेट पर सूचनाएं जो प्राप्त करता है लेकिन स्वयं उसका हिस्सा नहीं बनता। क्या कह रहा है ये, कि सेल अकाउंट में कंप्यूटर इंटरनेट पर सूचनाएं जो प्राप्त करता है, कंप्यूटर इंटरनेट पर जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, उनका ये व्यक्ति क्या है, हिस्सा नहीं है। दूसरा कथन क्या है, इंटरनेट का सक्रिय सदस्य बनने के लिए सेल अकाउंट की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन क्या है, इंटरनेट का सक्रिय सदस्य इंटरनेट प्रोटोकॉल अकाउंट के माध्यम से ही बना सकते हैं। सेल अकाउंट में कंप्यूटर स्वयं इंटरनेट का हिस्सा बनता है। अब इसमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बताना है दोस्तों,
सही कथन नहीं है। इसमें से कुछ कथन ऐसे होंगे जो सही होंगे, कुछ कथन गलत होंगे। चलिए देख लेते हैं कौन से कथन सही हैं। तो पहला क्या है आपका, सेल अकाउंट में कंप्यूटर इंटरनेट पर सूचनाएं जो प्राप्त करता है लेकिन स्वयं उसका हिस्सा नहीं होता है। बिल्कुल सही है मैं दोस्तों, हम जो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्या है, इंटरनेट का सक्रिय सदस्य बनने के लिए सेल अकाउंट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल नहीं होती है। आप इंटरनेट पे एक्सेसिंग करने जाते हैं तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि आप उसका क्या बने, सदस्य बने। क्लियर, तो ये गलत है। तीसरे की हम बात करें, इंटरनेट का सक्रिय सदस्य बनने, सक्रिय सदस्य इंटरनेट प्रोटोकॉल अकाउंट के माध्यम से ही बना सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक प्रोटोकॉल नहीं होंगे तब तक आप इंटरनेट की एक्सेसिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा की है ना, HTT, मैंने आपको कुछ प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। सबसे पहले प्रोटोकॉल मैंने देखा था पहला प्रोटोकॉल जो मैंने बताया था आपके लिए क्या था, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिससे कि हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की साइटों को, विभिन्न प्रकार के सर्वरों को एक्सेस करते हैं। इसी प्रकार और भी प्रोटोकॉल हैं, FTP जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या है, एक फ़ाइल दूसरे सिस्टम के लिए ट्रांसफ़र की जाती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहलाता है। तो यहाँ पर जब आप इंटरनेट का प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें उस से संबंधित प्रोटोकॉल की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो ये क्वेश्चन, ये भी हमारा क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्या फोर्थ है कि सेल अकाउंट में कंप्यूटर स्वयं इंटरनेट का हिस्सा बनता है। ये हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर डी, यानी कि इसमें 2 और 4 ये कथन गलत है। और हमसे क्या पूछा गया था, गलत कथन के बारे में पूछा गया था। व्याख्या देख लेते हैं अपन इसकी। इंटरनेट का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग 2 विधियों से किया जा सकता है। पहली विधि सेल अकाउंट, जबकि दूसरी विधि इंटरनेट प्रोटोकॉल अकाउंट कहते हैं। बता दिया मैंने सेल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों के बारे में। सेल अकाउंट में कंप्यूटर इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाएं प्राप्त तो करता है किंतु खुद उसका हिस्सा नहीं बनता है। इंटरनेट का सक्रिय सदस्य बनने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल अकाउंट की आवश्यकता होती है। ये हम पहले बता चुके हैं कि ये आपके जो प्रोटोकॉल हैं, इन प्रोटोकॉल्स के बिना आप इंटरनेट को सक्रिय रूप में यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या है, इनकी आवश्यकता रहती है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एयरलाइंस की समय सारणी प्राप्त की जा सकती है। इंडियन एयरलाइंस की समय सारणी प्राप्त की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, टेलनेट टेलीफोन, सेकेंड ऑप्शन है इंट्रानेट, टेलीटेक्स्ट, लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा इंडियन एयरलाइंस की समय सारणी प्राप्त की जा सकती है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, टेलीटेक्स्ट के माध्यम से क्या की जा सकती है, हमारे लिए एयरलाइंस की समय सारणी को प्राप्त किया जा सकता है। टेलीकास्ट की तुलना एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका से की जा सकती है जिसमें पर्दे पर पहले सूचनाओं की क्रम सूची आती है, जिसे देखकर यह पता लग जाता है कि विषय से संबंधित सूचना पृष्ठ पर है। इस सुविधा द्वारा रेलवे और इंडियन एयरलाइंस की समय सारणी बाजार भाव, शेयर भाव व सराफा बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को पता किया जा सकता है। क्लियर। आज के समय पे हम ऑनलाइन भी बात करते हैं तो ऑनलाइन आपने कई बार टिकट बुकिंग की होगी, तो टिकट बुकिंग में क्या है, वो भी यही पैटर्न है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन आधारित वेबसाइट नहीं है। यहाँ पर बात की गई है सर्च इंजन आधारित वेबसाइट के बारे में बात की गई है। सर्च इंजन आधारित वेबसाइट नहीं है। नहीं पर हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कई बार PSC में इस शब्द को दे दिया जाता है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है।
व्यक्ति या हम लोग क्या याद करते हैं, ये है ये है ये है, सब है में याद करते हैं। तो कई बार नहीं वाले क्वेश्चन भी हमारे सामने आते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ये है हमारे सामने, जिसमें हमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन आधारित वेबसाइट नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, जैसे हमने कई बार देखा, कोई भी चीज़ कोई भी डॉक्यूमेंट हम सर्च करते हैं तो किस पर करते हैं, गूगल पर कर लेते हैं, बिल्कुल है। याहू, याहू भी एक सर्च इंजन है। बिंग भी आप देखेंगे क्योंकि जनरली हम जैसे जैसे यूज़ करते जाते हैं, सफारी, बिंग, मोजिला, ये सब क्या है, ये सर्च इंजन है। यहाँ पर बात किसकी आ गई, ईथरनेट। फिर दोबारा से जो अपने जस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या है, ईथरनेट लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी कि एक हार्डवेयर की यहाँ पर बात की जा रही है। किसमें, ईथरनेट में। ईथरनेट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए कार्ड है। तो क्लियर हुआ कि वेबसाइट क्या नहीं है, ईथरनेट वेबसाइट नहीं है। ईथरनेट क्या है, ईथरनेट एक प्रकार का हार्डवेयर है। क्या है ईथरनेट, एक प्रकार का हार्डवेयर है जो कहाँ यूज़ किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में, जिसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। क्लियर हो गया। सर्च आधारित वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री को ढूंढने में प्रयोक्ता की सहायता करती है। प्रमुख सर्च इंजन आधारित वेबसाइट देख ली, गूगल, याहू, बिंग, बायडू, आस्क, लाइकॉस, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। गूगल वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है, क्योंकि इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जब आप बात करते हैं तो गूगल सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन है। अपेक्षाकृत याहू, वाइडू, आस्क, लाइकॉस, ये सब क्या है, ये भी सर्च इंजन है, लेकिन हम देखते हैं कि जो सर्च इंजन बहुत ज़्यादा चल जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसे ही क्या है, पसंद करने लगता है। क्लियर। इसलिए सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला क्या है, आपका गूगल है, जो सबसे ज़्यादा सर्च इस पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रमुख वेबसाइट पिकासा। क्या है, पिकासा किसके संपादन की सुविधा प्रदान करती है। पिकासा क्या है, देखिए पिकासा को क्या कहना है कि एक प्रकार की वेबसाइट है। अब ये जो वेबसाइट है आपके लिए, वो वेबसाइट क्या प्रदान कर रही है, यानी किस प्रकार की सुविधा प्रदान कर रही है। तो पिकासा क्या करती है, इमेज प्रदान करती है। पिकासा क्या है, एक फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट है। पिकासा क्या है, एक फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट है। ये देखिए फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट है। तो हमें क्या मिलेगा, यदि फ़ोटो शेयरिंग है तो ओबियसली हमारे पास इमेजेस आएंगी। इमेज कई फॉर्मेट में रहती हैं आपके, ठीक, जेपीजी फॉर्मेट में रहती है, पीडीएफ फॉर्मेट में रहती है, और भी कई प्रकार के फॉर्मेट हैं जो हमें क्या देते हैं, इमेज प्रोवाइड करते हैं। और जो पिकासा वेबसाइट वो हमें क्या दे रही है, इमेज शेयरिंग के लिए ही सुविधा प्रदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत अच्छा शब्द है, पीएससी में आ भी चुका ये क्वेश्चन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसके द्वारा लाया गया या गढ़ा गया है। केविन एस्टन। किसके द्वारा आया है, केविन एस्टन के द्वारा ये शब्द लाया गया था या गढ़ा गया था। केविन एस्टन 1999 में प्रोक्टर एंड गैम्बल में अपने काम के दौरान, ये कई बार पूछा गया है, केविन एस्टन ने कौन थे, तो यहाँ पर स्पष्ट है 1999 में प्रोक्टर एंड गैम्बल में अपने काम के दौरान इंटरनेट के साथ भौतिक दुनिया में वस्तुओं को जोड़ने वाले नेटवर्क का वर्णन करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का या वो शब्द लेके आए। देख रहे हैं हम, सन हमें ध्यान रखना है 1999 में किसके द्वारा, केविन एस्टन के द्वारा ये शब्द लाया गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्यों लाया गया, भौतिक दुनिया में, देखिए भौतिक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वस्तुओं को नेटवर्क में जोड़ने के लिए। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंटरनेट गवर्नेंस का तात्पर्य है। इंटरनेट गवर्नेंस क्या है, या सरल शब्दों में हम कहें कि इंटरनेट गवर्नेंस इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट की योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाने का माध्यम, या वे क्या कहलाती है, हमारी इंटरनेट गवर्नेंस कहलाती है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों में इंटरनेट आधारित तकनीक का प्रयोग, क्या बताया इसने, सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों में। दूसरा क्या बताया, इंटरनेट के प्रयोग को विनियमित करना, इंटरनेट के प्रयोग को क्या करना है, विनियमित करना है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, बी आंसर सही है। इंटरनेट को प्रतिबंधित करना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि ये गवर्नेंस इंटरनेट को प्रतिबंधित कर देगी तो ये गवर्नेंस नहीं कहला पाएगी। क्योंकि वास्तव में है क्या, वास्तविकता ये है कि जो सरकार योजना बना रही है उन योजनाओं को सरकार भी चाहती है कि वह सारी योजनाएं आम लोगों तक या हमारे जनप्रतिनिधियों तक और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम पब्लिक तक पहुँचें। तो उसके लिए लाया गया था कि इंटरनेट गवर्नेंस। क्लियर है, इंटरनेट गवर्नेंस उन साझा सिद्धांतों, नियमों, मानदंडों का क्या करती है, निर्णय प्रक्रियाओं का विकास एवं अनुप्रयोग है जो इंटरनेट प्रणाली किसी व्यक्ति, सरकार, संगठन अथवा संस्था द्वारा संचालित नहीं होते, बल्कि इनका संचालन विकेंद्रीकृत रूप से अंतर्राष्ट्रीय सिविल तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय द्वारा निमित्त होती है। क्योंकि जब इंटरनेट गवर्नेंस आ रही है तो वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजकीय प्रत्येक स्तर पर जाएगी। और एक शब्द आया आपके सामने, विकेंद्रीकृत। यदि विकेंद्रीकृत से आपको आइडिया है या नहीं, लेकिन मैं विकेंद्रीकृत का अर्थ भी स्पष्ट कर देता हूँ। दो प्रकार का चैनल चलता है, एक विकेंद्रीकृत और दूसरा केंद्रीकृत। यदि विकेंद्रीकृत की बात की जाए आपकी, तो यहाँ पर यदि कोई चीज़ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये चीज़ क्या कहलाती है, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा ये विकेंद्रीकरण कहलाएगा। यदि सभी शक्तियाँ प्रत्येक स्तर पर क्या होती जाएं, फैलती जाएं, तो इसे क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण क्या कहा जाता है। यहाँ से डायरेक्शन कैसा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है, ये सारा डायरेक्शन कैसा आ रहा है, इस प्रकार आ रहा है। तो ये चैनल क्या कहलाता है, ये कहलाता है विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकृत कहलाता है। जब इसी चीज़ को हम उल्टा कर दें, यदि इसी चीज़ को हम परिवर्तित कर दें कि जो शक्तियाँ यहाँ नीचे शक्तियाँ जो फैली हुई हैं, इन शक्तियों का डायमेंशन हमने इस प्रकार यदि बना दिया, इस शक्तियों को डायमेंशन हमने क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज। क्या कहेंगे, इसे हम केंद्रीकृत कह देंगे। क्योंकि जब शक्तियाँ ऊपर जा रही हैं, सेंट्रलाइज हो रही हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपके केंद्रीकरण कहलाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनः हम कथनों पर विचार के क्वेश्चन पर आए हैं। तो हम देख रहे हैं, संवर्धित वास्तविकता हमारे आसपास के वास्तविक वातावरण का ही संवर्धित रूप है, पहला कथन था। दूसरा कथन क्या कह रहा है, संवर्धित वास्तविकता में वास्तविक दृश्यों पर कंप्यूटर जनित केवल वास्तविक वस्तुएं, कंप्यूटर जनित वास्तविक वस्तुएं आरोपित की जाती हैं। तीसरा कथन क्या है, संवर्धित वास्तविकता के साथ आभासी, संवर्धित वास्तविकता के साथ आभासी वस्तुओं के वास्तविक दृश्य को देखा नहीं जा सकता। फोर्थ कथन क्या है आपका, गूगल ग्लास संवर्धित वास्तविकता प्रदान करने वाला प्रमुख उपकरण है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछा गया है कि जो चार कथन आपको दिए गए हैं, उन चार कथनों में से कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो कथन है, पहला कथन, संवर्धित वास्तविकता हमारे आसपास के वास्तविक वातावरण से ही संवर्धित रूप है। जो वास्तविकता है हमारे आसपास से ही संबंधित रहती है, तो कथन एक हमारा क्या है, सही है।
उसके बाद कथन 4 हम देखें, गूगल ग्लास संवर्धित वास्तविकता प्रदान करने वाला प्रमुख उपकरण है। क्या है? गूगल ग्लास। आपने गूगल ग्लास का यदि प्रयोग किया है तो वह वास्तविक चीज़ों को ही क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसीलिए कहेंगे कि कथन 1 और कथन 4 ये दोनों क्या है? प्रश्न के अनुसार सही कथन है दोनों। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, संवर्धित वास्तविकता हमारे आसपास के वास्तविकता यह संवर्धित रूप है। दूसरा, इसमें वास्तविकता दृश्यों पर कंप्यूटर जनित वास्तविक वस्तुएं एवं सूचनाएं अथवा दोनों आरोपित की जाती हैं। भाई सूचनाओं के साथ साथ हमने देखा है कि हमें डिजिटल फॉर्म में दोनों सूचनाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट सूचनाएं मिले, दोनों प्रकार की टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो सारी सूचनाएं हमें मिलती हैं, है ना। थर्ड हमारा क्या कह रहा है? गूगल माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस वर्चुअल रेटिनल डिस्प्ले आईफोन तथा एंड्रॉयड फ़ोन संवर्धित वास्तविकता प्रदान करने वाले प्रमुख उदाहरण हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट का हेलोलेंस का भी प्रयोग किया होगा। मोबाइल में हेलोलेंस बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गूगल लेंस देखते हैं या गूगल लेंस कहते हैं। उसका प्रयोग भी हमने किया होगा, जो हमें क्या प्रदान करता है? वर्चुअल रेटिनल डिस्प्ले प्राप्त करता है। तीसरा क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन संवर्धित वास्तविकता प्रदान करने वाला प्रमुख उदाहरण है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो हमारे इस क्वेश्चन में 2 ही कथन सत्य हैं, पहला और चौथा कथन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र ने भारतीय डाक सुरक्षा परिषद की साझेदारी से भारत की तकनीक क्षमता बढ़ाने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? क्वेश्चन एक बार पुनः कर देता हूं। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय साइबर, किसकी बात की जा रही है? राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद की साझेदारी से भारत की तकनीक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया है? ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। वह ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो पोर्टल का नाम क्या है? टेक सागर। पोर्टल का नाम क्या है? टेक सागर पोर्टल है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र ने भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद की साझेदारी में तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए टेक सागर, क्या नाम है? टेक सागर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, के बारे में व्यवहार मार्गदर्शन प्रदान करता है। किस किस के बारे में? इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में हमें प्रदान करता है। इसका नाम क्या है? टेक सागर इसका नाम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला साइबर अपराध क्या कहलाता है? साइबर अपराध की बात कर रहे हैं हम। साइबर अपराध क्या कहलाता है? तो साइबर अपराध में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे साइबर अपराध होता क्या है। साइबर अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जो ऑनलाइन यानी कि डिजिटल माध्यम से किया गया अपराध। साधारण शब्दों में यदि हम समझें, किसी ऑनलाइन तरीके से या डिजिटल तरीके से व्यक्ति विशेष के अकाउंट की जानकारी लेना या व्यक्ति विशेष का कोई भी ट्रांजैक्शन करना क्या कहलाता? साइबर अपराध कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? फिशिंग और फॉर्मिंग, उसे हम क्या कहते हैं? फिशिंग और फॉर्मिंग। साइबर अपराध में नेटवर्क पर हमला किया जाता है। जो हमारा नेटवर्क रहता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है, या हमारा लोकल नेटवर्क भी हो सकता है। इसमें से उस नेटवर्क पर क्या किया जाता? हमला किया जाता है या अटैक किया जाता है। वर्तमान समय की यदि हम बात करते हैं, जितनी भी साइबर अपराध से संबंधित गतिविधियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या हो जा रहा है? साइबर अपराध ही हो रहा है। चोरी करना या किसी गोपनीय जानकारी को हासिल करना। चोरी करने में पैसे की चोरी की भी बात कर सकते हैं। गोपनीय जानकारी को आप निकाल रहे हो तो एक साथ हम वो भी कह सकते हैं कि वो भी क्या है? चोरी ही है। आप किसी की इजाज़त के बिना किसी की जानकारी में लाए हुए
यदि उस व्यक्ति विशेष का डेटा, चाहे वो डेटा डिजिटल फॉर्मेट में हो चाहे नॉन डिजिटल फॉर्मेट में हो, हम यदि उसकी इजाज़त के बिना लेते हैं या रिसीव करते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाती है? चोरी ही कहलाती है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फिशिंग और फॉर्मिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, चैट बोट। एक शब्द है आपके सामने, चैट बोट। पूछा गया है कि चैट बोट क्या है। ऑप्शन है आपके, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक सर्च इंजन, एक साइबर अटैक। ठीक, तो यहाँ पर चैट बोट क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इंटरनेट के मध्य वार्तालाप की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कैसे काम करता है? जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, हम प्रोग्रामिंग पर भी आएंगे आगे चलकर। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से प्रोग्राम बनाए जाते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं, हम प्रोग्राम से क्या क्या काम कर सकते हैं, सारे चीज़ें क्या है प्रोग्राम के बेसिस पर ही होती हैं। और प्रोग्राम वास्तव में है क्या? प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में लिखा गया ऐसा फॉर्मेट है जिसके द्वारा यूज़र अपने किसी कार्य को आसान बनाता है। ठीक है ना? एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम का उदाहरण लेता हूँ। सपोज करें हमें ये काम करना है, a+b=c करना, यानी कि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। अब यदि आप किसी लैंग्वेज का सहारा ले रहे हैं, C++, जावा, HTML, पास्कल, कोबोल, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। सभी लैंग्वेज में कुछ हाई लेवल लैंग्वेज रहती हैं और कुछ लो लेवल लैंग्वेज रहती हैं। हम उन लैंग्वेज के प्रयोग करके क्या करते हैं? उन लैंग्वेज का प्रयोग करके हम प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करते हैं या अपने कार्य को और आसान बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो प्रत्येक लैंग्वेज की कोडिंग अलग रहती है, प्रत्येक लैंग्वेज के साइन अलग रहते हैं। लैंग्वेज मैंने बता दिए, लैंग्वेज क्या है? सी है, C++, ये भी आपकी लैंग्वेज है, जावा, पास्कल, ओरेकल, HTML, ये सारी क्या है? ये सारी की सारी लैंग्वेज हैं जिनके माध्यम से हम क्या, विजुअल बेसिक भी लैंग्वेज है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? चैटबॉट क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत में नई दूरसंचार नीति किस वर्ष जारी की गई है? भारत में नई दूरसंचार नीति किस वर्ष जारी की गई है? तो 1999 का जो वर्ष था, उस समय क्या किया गया था? दूरसंचार नीति को लागू किया गया था। ठीक, इस नीति में इस क्षेत्र के विकास, देश के विश्व स्तरीय दूरसंचार के विकास के लिए उचित ढांचे की उपलब्धता पर जोर दिया गया था। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का विकास करना है तो उसके स्ट्रक्चर या ढांचे को हमें बहुत ध्यान से विकसित करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को क्या कर पाएंगे? आगे ले जा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी में केवल 2 उपकरणों को आपस में जोड़ा जा सकता है? यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसे जोड़ा जा रहा है? हमारे केवल 2 उपकरणों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन है आपके ब्लूटूथ, वाईफाई, इंफ्रारेड या कोई नहीं। ठीक, तो जैसा कि हम मोबाइल का एक्सेस करते हैं, आजकल मोबाइल पर भी ब्लूटूथ है, वाईफाई है, जिस साधारण शब्दों में हॉटस्पॉट हम लोग एक्सेस कर लिया करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ब्लूटूथ से भी एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं, वाईफाई से भी एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इंफ्रारेड की बात आ रही तो इंफ्रारेड ही ऐसा है जिसमें एट ए टाइम, एक समय में सिर्फ 2 डिवाइस आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? इंफ्रारेड इसका आंसर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क की सीमा के भीतर इंटरनेट से जोड़ा करते हैं। यानी जो हमारी सीमा है उसे हम क्या कर रहे हैं? वायरलेस के माध्यम से जोड़ रहे हैं। ये देखिए, क्लियर है? यानी इंफ्रारेड के द्वारा केवल 2 उपकरणों को आपस में जोड़ा जा सकता है। ब्लूटूथ एक सीमित क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक उपकरण को जोड़ने में सक्षम होता है। इसी प्रकार वाईफाई
बिल्कुल सक्षम है, लेकिन इंफ्रारेड की हम बात कर रहे हैं तो ये नेटवर्क सीमा के भीतर इंटरनेट से जोड़ने का, तो जिसमें सिर्फ दो ही चीज़ों को आपस में जोड़ा जा सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लाइफाई एक नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी है। क्या है? लाइफाई एक नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी है, द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या है? लाइफाई है। ये किस पर आधारित है? ऑन द बेस, किस पर बेस्ड है? तो हम यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर, परावैंगनी प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर, अवरक्त प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर आधारित है क्या? लाइफाई। लाइफाई बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम कम्युनिकेशन करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम जो दृश्य यानी कि लाइट इफेक्ट पर काम करता है। क्या कहलाता है? लाइफाई कहलाता है। वाईफाई से लगभग 100 गुना तेज। कितने गुना तेज है? 100 गुना तेज है लाइफाई। आने वाले समय में वाईफाई का स्थान ले सकता है। ओब्वियसली जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को वो क्या करती है? ओवर करती है। ठीक, तो लाइफाई भी आगे भविष्य में कर सकती है। ठीक, जैसे यदि आप कम्युनिकेशन की बात करें तो पहले नॉर्मल लेवल केबल के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है, फिर कोएक्सियल आई, फिर ऑप्टिकल केबल आए। तो प्रत्येक जो ऑप्टिकल फाइबर केबल थी उसमें भी क्या था? लाइट के द्वारा ही हमारा कम्युनिकेशन किया जाता था। उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमारे पास क्या आया? एक संचार की टेक्नोलॉजी जिसे हमने क्या कहा? लाइफाई। और आने वाले भविष्य में ये पूरी तरीके से वाईफाई का हटा देगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 3D तकनीक को कार्य रूप देने के लिए किस प्रकार के टेलीविज़न की आवश्यकता पड़ती है? यहाँ पर बात किसकी की गई है? 3D तकनीक की बात की गई है। तो 3D तकनीक में क्या है? LCD क्या ये है? प्लाज्मा, LED। तो इसमें जो हमारा प्लाज्मा है क्या है? प्लाज्मा की यहाँ पर बात की जा रही है। चार ऑप्शन आपको के सामने हैं। पहला ऑप्शन क्या है? LCD, दूसरा ऑप्शन प्लाज्मा और तीसरा LED। 3D टेक्निक किस पे काम करती है? आपके प्लाज्मा पर। अब प्लाज्मा क्या है तो हम देखेंगे 3D डायमेंशनल टेलीविज़न होलोग्राफिक तकनीक पर आधारित टेलीविज़न है। होलोग्राफिक यानी कि एक प्रकार से ऐसा विजुअलाइजेशन जिसमें आपको रियल फीलिंग आती है, रियल वर्ल्ड की फीलिंग आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? होलोग्राम। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसी इमेज को होलोग्राम क्रिएट करके मैं कहीं दूसरी जगह क्रिएट कर सकता हूँ। उसी टेक्निक को क्या कहा जाता है? होलोग्राम तकनीक कहा जाता है। आपने टेलीविज़नों में या किसी सीरियल में कई बार देखा होगा कि एक व्यक्ति यहाँ है और सेम व्यक्ति वहाँ पर आपका अवेलेबल है। दिस टेक्नोलॉजी है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक, इसमें लेज़र किरणों, ये देखिए आ गया भाई, लेज़र किरणों के द्वारा कोणीय प्रभाव पैदा किया जाता है। यानी कि जो लेज़र बीम है या लेज़र इफेक्ट है उसके द्वारा जो डायमेंशनल आपका है वही डायमेंशनल सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। टेलीविज़न 3D प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अलग अलग प्रकाश स्टार पैदा कर सकने में सक्षम होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला प्रथम राज्य। ई अपशिष्ट की बात की जा रही है, यानी कि एक ऐसे दूषित कचरे की बात की जा रही है जो कि गार्बेज के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो वह क्या है? तमिलनाडु प्रथम राज्य आपका बना है। प्रथम राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु बना है। क्लियर है? देख, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के खराब होने के पश्चात जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, जब वो खराब हो जाते हैं उनके अपशिष्ट को हम क्या कहते हैं? उनके अपशिष्ट को कहा जाता है ई कचरा। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून क्या है? प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून संबंधित है। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है?
तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है आपका क्या? प्रोजेक्ट लोन संबंधित है। प्रोजेक्ट लोन के तहत हीलियम गैस से भरे बलून गुब्बारे को जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनः कथन वाला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वांटम कंप्यूटर उन नियमों का उपयोग करते हैं जो संगणना के लिए अणुओं और परमाणविक पदार्थों के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर से सूचना क्यूबिट्स में संग्रहित होती है। तीसरा, क्वांटम सुप्रीमेसी क्वांटम कंप्यूटर की योग्यता है जो ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकने में सक्षम होती हैं। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है? आंसर डी, यानी कि इसमें भी हमारे लिए क्या पूछा गया? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो उपरोक्त 3 कथन यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों क्या हैं आपके? सही हैं। तो आंसर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ALMA टेलीस्कोप के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ALMA का उद्देश्य तारों के निर्माण, आणविक बादलों और प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने से संबंधित है। दूसरा कथन क्या है? यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है तथा यह दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर केवल ए है, यानी कि ALMA का उद्देश्य तारों के निर्माण, आणविक बादलों और प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन से संबंधित है। चिली के आटाकामा ऊंचाई 5000 मीटर, ALM डॉक यूनिवर्स और ALM का उद्देश्य क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, GSAT 29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथनों वाला क्वेश्चन है। फिर हम कथन देखते हैं कि यह 3 चरणों वाला एक भारी उत्तोलक है जिसमें अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन है। सेकंड कथन, यह एक मल्टी बैंड संचार उपग्रह है। थर्ड कथन, भारत में प्रक्षेपित यह सबसे हल्का उपग्रह है। तो यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 ये दोनों क्या हैं आपके? सही हैं। तो आंसर बी हमारा है राइट आंसर है। इसका 14 नवंबर 2008 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंप्यूटर के खतरे हम पहले भी डिस्कस, फिशिंग, इसमें से हमें देखना है पहला कोटेशन क्या है? फिशिंग, धोखे से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना। रैंसमवेयर, कंप्यूटर और उसमें संग्रहित डेटा को लॉक कर जबरन पैसे की मांग करना। वर्म, यह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के स्वयं प्राधिकृत बना सकता है। तो इसका सी आंसर, यानी कि तीनों चीज़ें हमारी क्या हैं? सही सम्मिलित है। नेक्स्ट, मेलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या है? इसमें भी सुमेलित देखना है कि कौन सा सुमेलित हमारा सही सुमेलित है। तो पहला क्या है हमारे पास? ट्रोजन हॉर्स, यह नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रतिक्रिया बनाता है। गलत है ये हमारा। सेकंड हमारा एडवेयर, एडवेयर विज्ञापन के काम में आने वाला सॉफ्टवेयर है। सही है ये हमारा। थर्ड रैंसमवेयर, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा रैंसमवेयर के बारे में, तो यहाँ ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? बी, केवल 2 और 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GSM में संचार चैनल के समय विभाजन की तकनीक का इस्तेमाल एक साथ प्रेषित डेटा की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा, CDMA में डेटा डिजिटल रूप में होता है जो पूरे उपलब्ध बैंडविड्थ पर विस्तारित होता है। तीसरा, WiMAX बढ़ी हुई रेंज के साथ वाईफाई का एक विकल्प है। तो यहाँ पर तीनों आंसर हमारे क्या है? तीनों कथन सही हैं। तो हमारा आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। GIAN कार्यक्रम के संदर्भ में, GIAN कार्यक्रम के संदर्भ में बात की जा रही है यहाँ पर। तो GIAN कार्यक्रम में केवल भारतीय संख्या शामिल है, ये आपका गलत है।
दूसरा कथन क्या है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहली पहल है। ये आपका सही है, तो आंसर बी हमारा राइट आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक रिसर्च गेन, गेन नामक यह पहल वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है या लाती है। नेक्स्ट आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के क्षेत्र में कौन सी प्रौद्योगिकी सिलिकॉन को प्रतिस्थापित करती है। सिलिकॉन की बात यहाँ पर की गई है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर हीरे के फलक जो चमक देंगे, क्योंकि हीरा प्रकाश सुचालक होता है, गलत है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटरिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, कार्बन नैनो ट्यूब CNT को पतले फिल्म ट्रांजिस्टरों CFT के साथ जोड़ा गया है, आपका ये सही है, तो आंसर आपका बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने CNT और TFT के ऊर्जा दक्ष सर्किट का विकास होता है, विकास की बात यहाँ पर की गई है, जिसके लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले लेक्चर में नैनो ट्यूब्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा क्राउड सोर्सिंग का एक उदाहरण है। क्लाउड सोर्सिंग की बात यहाँ पर की गई है। क्लाउड सोर्सिंग क्या है आपकी, ट्विटर क्लाउड सोर्सिंग में नहीं आता, फेसबुक क्लाउड सोर्सिंग में नहीं आता है, mygov.in ये एक वेबसाइट है, विकीपीडिया आपकी क्लाउड सोर्सिंग में आता है, तो इसका सही आंसर क्या है, विकीपीडिया। क्लाउड सोर्सिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोगों के बड़े समूह से जानकारी, विचार, सामग्री, सेवा लेने के लिए सेवादान मांगा गया, तो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन CD, DVD एवं ब्लूटूथ रे डिस्क भंडारण उपकरण है ना, बिल्कुल सही है, हमारा डिस्क भंडारण उपकरण है, इसमें भी हमें सही कथन ही बताना है। सेकंड हमारा क्या है, CD, DVD एवं ब्लू रे डिस्क के आयाम भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। CD रोम को रीराइट नहीं किया जा सकता है, ये भी हमारा सही है, तो इसका हमारा आंसर केवल एक बी, केवल एक दो, तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा क्या है, ऑप्टिकल कंप्यूटर अब वाणिज्यीकृत हो रहा है। सेकंड कोटेशन है हमारा कथन है, ऑप्टिकल कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तुलना में कम शक्ति चाहिए। थर्ड कोटेशन है, ऑप्टिकल कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तुलना में अधिक तीव्र है, तो इसका थर्ड जो है हमारा सही है, यानी कि आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी है और सैद्धांतिक चरण में है, एक प्रकार की गणना के लिए। ऑप्टिकल कंप्यूटिंग का सीधा मतलब मैं अभी जस्ट पहले डिस्कस किया था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, तो सेम टेक्नोलॉजी या सेम प्रौद्योगिकी पर आधारित हमारा ऑप्टिकल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4G तकनीक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। यह दीर्घकालिक विकास तकनीक पर कार्य करती है, इसमें इंटरनेट स्पीड 100 Mbps से 1 Gbps गीगाबाइट पर सेकंड के लगभग होती है। इस तकनीक में 3D टेक्नोलॉजी की सुविधा प्राप्त होती है, तो इसका यह दीर्घकालिक विकास की तकनीक पर कार्य करती है, सही है। नेक्स्ट, इस तकनीक में 3D की बात की जा रही है, तो हमारा सी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। वर्तमान में 5G तकनीक मोबाइल कंप्यूटर की सबसे उत्तम तकनीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिम का, तो सिम का हम पहले से भी देख चुके हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल सिम का पूर्ण स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में दिए गए हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में बताया गया है, यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षक कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टियों पर आधारित अनुप्रयोग को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। इसका डी आंसर केवल 1 और 3, ये हमारे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। थैंक्स। यहाँ पर हम नेक्स्ट टेस्ट फिर लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हेलो सर, थैंक यू।